नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। स्वागत है आपका 4 पीएम और न्यूज़ टाइम के मंच पे। सबसे पहले तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि जो प्यार, मोहब्बत आपने मुझे दी है 4 पीएम और न्यूज़ टाइम दोनों चैनल्स के ऊपर और हमारे विश्लेषण को बहुत ध्यान से सुना है, सूक्ष्मता से सुना है। आपके विचार, आपकी फीडबैक का स्वागत है। जिन लोगों को हमारे विश्लेषण नहीं पसंद आते हैं, उनको भी हमारा आभार है, उनको भी हमारा शुक्रिया है। कहीं न कहीं कहते हैं कि निंदक नियरे राखिए और मैं समझता हूँ कि हम अपने निंदकों को पास रखते हैं, हम उनकी बात भी सुनते हैं और कहीं न कहीं जो हमें सुझाव प्राप्त होते हैं, उसके ऊपर भी हम कार्य करने की कोशिश करते हैं। खैर, आज के मुद्दे पे आते हैं कि आज मीडिया में, टेलीविज़न न्यूज़ मीडिया में और कुछ यूट्यूब के भी मीडिया में जो हो रहा है, जहां लोगों ने अपना ज़मीर बेच दिया है, अपनी आत्मा बेच दी है। कुछ चंद मीडिया हाउसेस बचे हैं, कुछ आवाज़ें बची हैं, जो शायद मुखरता से आपके सामने अभी भी साहस के साथ आ रही हैं। पता नहीं कब तक आ पाएँगी, ये कहना मुश्किल है, क्योंकि दबाव बहुत ज़्यादा है। लेकिन इन हालातों में भी कहीं नहीं एक मशाल तो जलती रहेगी, रोशनी जलती रहेगी, एक मोमबत्ती हम जलाए रखेंगे, कोशिश करेंगे कि मोमबत्ती की लौ आप तक पहुँचे। दोस्तों, भारत में हर कोई बिक चुका है, या तो बिक चुका है या फिर वो चुप है। अब 2 कैटेगरी बची हैं। अ, जो बिके हुए लोग हैं, उनकी संख्या बहुत बड़ी है, मैं आज की डेट में बता दूं। इतनी बड़ी है कि मैं कल्पना नहीं कर सकता कि कैसे वो जिल्ले इलाही कह के सामने झुक रहे हैं, कर्णधारों के सामने और अपनी आत्मा को बेच चुके हैं। शायद उन्हें इस बात का एहसास नहीं है कि उन्होंने मानव धर्म में जन्म लिया है और एक मानव होने के नाते ईश्वर ने उन्हें सोच की शक्ति दी है, विचार की शक्ति दी है, निर्णय लेने की शक्ति दी है, लेकिन वो उस क्षमता को भूल गए हैं। दरअसल क्या कहते हैं कि उनकी तो स्थिति हनुमान जैसी है, जहां उनके पास शक्तियां तो हैं, लेकिन एक जामवंत नहीं है जो आके बताए कि तुम उड़ सकते हो, तुम्हारे अंदर शक्तियां हैं या तुम्हारे अंदर सोच विचार की शक्ति है। कोई जामवंत आज कहीं पर नजर नहीं आ रहा है। मैं जामवंत नहीं हूं, लेकिन मैं कम से कम उन्हें इस बात को आगाह तो कर सकता हूं कि आप वो सब हैं जिनके पास वो शक्तियां हैं, लेकिन ना केवल अपनी शक्तियां आपने गंवा दी हैं, उसके ऊपर आप सोच भी नहीं सकते, विचार भी नहीं कर सकते हो। आपको ध्यान ही नहीं कि वो एक अच्छे और बुरे के बीच में भेद करने की शक्ति आपके पास है। हमारे कर्णधारों ने आपकी शक्तियां विभिन्न तरीकों से छीन ली हैं, आपको असहाय और दीनहीन बना दिया है। कई तरीकों से बनाया है, जहां से आपकी कर्म करने की शक्ति छीन ली गई है, जहां आपसे कहा कि आप गरीब बने रहो, असहाय बने रहो, दीनहीन बने रहो। दुनिया में जब ग्लोबल हंगर इंडेक्स आए तो उसमें हमारी स्थिति बहुत खराब हो जाए, हम एक तरह से सबसे गरीब लोगों में काउंट किए जाएं, क्योंकि क्या कहते हैं कि ये गरीबी से इनको मिलते हैं लाभार्थी और लाभार्थी से इन्हें मिलते हैं वोट। तो सत्ता के लिए ये किसी भी आदमी को खरीद सकते हैं, असहाय और दीनहीन बना सकते हैं, उनकी कर्म करने की शक्ति को छीन सकते हैं। हमारे किसानों से उनको एक्चुअली देखा जाए तो बेहतरीन सुविधाओं देने देने की बजाय किसान सम्मान निधि उनको देने के बाद उन्हें असहाय और दीनहीन बना दिया गया कि घर में बैठकर आपके पास पैसे आ जाएंगे और आप बन जाएंगे लाभार्थी और फिर वो कहेंगे देखिए साल में 6,000 आ गए, 12 करोड़ लोगों को यानी कि 48 करोड़ लोग हो गए, टोटल 4 गुना। एक परिवार में हम 4 व्यक्ति मानते हैं तो 50 करोड़ की आबादी को दीनहीन असहाय बना दिया। वो ये बैठ के अब सोचती है कि 6,000 तो महीने के साल के आते ही हैं, क्या करना है? अच्छी बात है सरकार हमें मुफ्त में दे रही है तो उनका वफादार होना चाहिए। वैसे तो अब चंद लोग ये भी कहते हैं कि जिसका नमक खाया है उसका नमक तो हक अदा करना चाहिए। अब मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, उस संदर्भ में नहीं जाना चाहूँगा क्योंकि वो माननीय हैं। लेकिन अल्टीमेटली कहीं न कहीं यही सारा का सारा रुतबा तो किसानों के साथ अपनाया जा रहा है कि आपने अपने कर्णधारों का अनाज खाया है, तो उस अनाज का हक तो अदा कीजिए, यानी कि उनको खरीद लिया गया।
5 किलो अनाज के अंदर उन्हें खरीद लिया गया। सम्मान निधि देकर उन्हें 6,000 रुपए साल की उन्हें खरीद लिया गया। ₹3 किलो चावल, ₹2 किलो आटा, ₹1 मोटा अनाज देने के बाद गांव की आबादी का 75%, शहरों की आबादी का कुल मिला के 50%, जो 2011 की जनसंख्या के हिसाब से 80-82 करोड़ था, अब 92 करोड़ है 2021 के अनुमानों के हिसाब से। वो 92 करोड़ लोग खरीद लिए गए इनसे मुफ्त का अनाज देके, यानी कि वो बन गए लाभार्थी और दीनहीन असहाय बना दिए गए। ये लोग या तो अब चुप हैं या इनमें से आधे से ज्यादा बिक चुके हैं। किसान निधि से लोगों को देकर खरीद लिया गया। 5 किलो अनाज लोगों को देकर खरीद लिया गया और उसके बाद कई लोगों को मुफ्त का अनाज, ताकि कहीं उनकी मौत ना हो जाए, उनको खरीद लिया गया। अब एक श्रेणी बचती है जिनको कि खरीदा नहीं जा सकता 5 किलो अनाज से या किसान की सम्मान निधि से। तो इन लोगों को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी कि ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स की रेड से खरीद लिया जाए। और इन खरीदारों के अंदर रसूखदार बड़े बड़े लोग हैं, यानी कि इनमें रिच लोग हैं, राजनीतिक लोग हैं, मंत्री हैं, एमएलए हैं, एमपी हैं, बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं जो काम करते हैं। और उनको भी इनका डर दिखा के, क्योंकि जिस जिसके ऊपर रेड पड़ती है वो पाला बदल कर कहां चले जाते हैं आपको पता है। महाराष्ट्र में जब सरकार बदली, उससे पहले कितने लोगों के ऊपर छापे पड़े और उन सब ने अपना चोला बदला, भगवा वस्त्र ओढ़े और गंगा में नहा लिए। इसमें ना जाने कितनी पार्टियों के लीडर थे और उनके पाप धुल गए। जी हाँ, वो गंगा की तरह पवित्र हो गए और उसके बाद उनकी ईडी की, इनकम टैक्स की, सीबीआई की सब फाइलें बंद हो गई। ये एहसास कराती है हमारे कर्णधार आज के कि मैं सबको खरीद सकता हूं। मैं किसान की आत्मा खरीद सकता हूं, मजदूर की आत्मा खरीद सकता हूं, उनको 5 किलो अनाज देके, किसान सम्मान निधि देके, या फिर उन्हें किसी और रूप में मैं खरीद सकता हूं, या फिर उनको किसी एक अन्य तरीके के द्वारा लाभार्थी बनाकर उनको मैं खरीद सकता हूं। और कोई जो ना खरीदा जा सके तो फिर उसको मैं, एक तरीके से कहा जाए तो रेड मार के मैं उन रसूखदार लोगों को खरीद सकता हूं। मैं बाहुबलियों को खरीद सकता हूं, ऐसे ऐसे बाहुबली जो गर्राते भी हैं और धमकाते भी हैं। जैसे एक उपेंद्र रावत का भी एक किस्सा आया है निकलकर ईस्टर्न यूपी से, बाराबंकी से, जो इंजीनियर को धमकाते हैं कि ना जाने क्या क्या कर दूंगा। अभद्र भाषा और अनपार्लियामेंट्री शब्दों का उपयोग किया। हम तो उन शब्दों का उपयोग नहीं कर सकते, यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल चैनल्स हैं हम लोग तो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को ऐसे बाहुबली बहुत पसंद आते हैं और ये क्या कहेंगे, जब बीजेपी में हैं तो पाक हैं, साफ हैं, पवित्र हैं, देवता की तरह हैं। ऐसे ही प्रवेश वर्मा जो दिल्ली के एमपी हैं, जो कहते हैं कि इनका बहिष्कार कर दो, और उसी विश्व हिंदू परिषद की महासभा में कई लोग ऐसे हैं जिनको भगवा वस्त्रधारी हैं, योगेश्वर जगत गुरु हैं, ये सब बीजेपी के अपने क्या कहते हैं लोग हैं, इनके समर्थक हैं। ये गला काटने की बात करते हैं, ये क्या कहते हैं कि लोगों के हाथ काटने की बात करते हैं। ये समझते हैं कि भारत अब आराम से एक सऊदी अरेबिया के अंदर या किसी गल्फ कंट्री में कन्वर्ट किया जा सकता है, जहां पर इनको ऐसी सजा मिल सकती है जैसी तालिबान के अंदर आइसिस या अल कायदा दिया करते हैं। तो हम उस स्थिति के नजदीक जा रहे हैं। तो सरकार सबकी आत्मा खरीद चुकी है। इस सरकार को लगता है कि या तो पैसे के बल पर कि किसी को खरीद लो, गरीब तो वैसे ही बिका पड़ा है, गरीब के पास होता ही कुछ नहीं है, उसे चंद पैसे दे दो तो वो बिक जाता है, कुछ को छोड़कर, चंद लोगों को छोड़कर। और बाकी के ऊपर रेड मार के उनको खरीद दिया जाता है। जो मीडिया हाउसेस हैं, उनकी तो कई मीडिया हाउसेस तो ऐसे हैं, मुझे नाम लेने में शर्म आती है। कई बार मुझे लगता है कि ये लोग समाज में जो सबसे ज्यादा शोषित लोग हैं, सबसे ज्यादा शोषित हैं, उन शोषित लोगों को चंद सिक्कों की खातिर एक इंसान को इंसान के द्वारा शोषित किया जाता है। आप समझ सकते हैं मैं किसकी ओर इशारा करता हूं। ये उसके स्तर से भी नीचे गिर गए हैं। कोई कहे कि ये अपनी आत्मा बेच चुके हैं, मुझे लगता है कि इनके अंदर आत्मा थी कहां।
ये तो आरडी मिट्टी के पुतले थे, इनके अंदर आत्मा कहाँ थी? इन्हें तो कोई भी तोड़-मरोड़ सकता था, ये तो मिट्टी और मोम के पुतले थे। इनके अंदर आत्मा कहाँ थी? ये तो गलती से इन लोगों ने मानव जीवन में जन्म ले लिया, लेकिन इनका व्यवहार करीब-करीब जंगल के उन जानवरों जैसा था, जिन्हें क्या कहूँ मैं, कोई कल्पना विलोक से भी परे हो जाता हूँ मैं यहाँ पर। मैं उन शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकता। जब इंसान के पास आत्मा ना रहे, जब इंसान अपना आत्मसम्मान खो दे, कि वो कहे कि मेरा कोई आत्मसम्मान नहीं है, मैं बाजार में एक बिकाऊ वस्तु हूं और कोई भी व्यक्ति मुझे दाम लगा के खरीद सकता है, तो ऐसे नर से और नारी से तो मर जाना अच्छा है। जो व्यक्ति सर झुका के अपने आप को बेच देते हैं और आंखें झुकाकर फिर अपने आका की सेवा करते हैं, ऐसे नर और नारी होने से तो मर जाना अच्छा है, मृत्यु लोक को जाना ज़्यादा अच्छा है, बशर्ते कि उन लोगों की सेवा करना। मुझे मध्यकालीन युग की याद आती है, जहाँ पर मनुष्य मनुष्यों को खरीदा करते थे और गुलामों की देखा जाए तो वहाँ पर एक तरह से खरीद-फरोख्त हुआ करती थी। आज का मीडिया अधिकतर चंद लोगों को छोड़कर खरीद-फरोख्त की मंडी है। इस मंडी में लोग बिकते हैं क्योंकि यहाँ इनकी आत्मा नहीं होती है, यहाँ इनका आत्मसम्मान नहीं होता है, इनकी इज़्ज़त नहीं होती है। ये बड़ी-बड़ी ऊँची ज़ुबान में यहाँ पर आपको नैतिकता के गुण सुनाते हैं, नैतिकता के भाषण देते हैं, लेकिन इन लोगों की इतनी औकात नहीं है कि ये आईने में अपना चेहरा देख सकें। कई बार मुझे दुःख होता है कि ये लोग रात को सोते कैसे होंगे? इन्हें नींद कैसे आती होगी? क्या कई बार इनकी आत्मा, इनका हृदय इनको कचोटता नहीं होगा? इनको सवाल नहीं पूछता होगा? लेकिन जो मर चुके हैं, ये क्या है ना कि ये मरे हुए मानस हैं, ये मृतदेह हैं, ये सब चलते रहते हैं। इनके अंदर ना तो संवेदनशीलता है, ये संवेदनहीन लोग हैं। ये इंसानों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं। इनकी संवेदनहीनता ऐसी है कि ये मृत्यु लोक से चीज़ों को निकाल के लाके और उसको भी निकृष्ट रूप से आपके सामने पेश कर सकते हैं। ये वो कठपुतलियाँ हैं जो किसी के इशारे पे चलती हैं, लेकिन चंद लोग हैं जिन्होंने रोशनी को कायम रखा है। चंद लोग हैं जिन्होंने इस कैंडल्स को और मशाल को जलते हुए रखा है। चंद लोग हैं जिन्होंने अपने ज़मीर अपनी आत्मा नहीं बेची। ये क्या भला दुनिया को गुण देंगे? ये क्या दुनिया को आके भाषण देंगे? ये क्या दुनिया को आके सिखाएँगे, भारत में सिखाएँगे कि पत्रकारिता क्या होती है? पत्रकारिता तो मर चुकी है। नेता उनके तो जो भ्रष्टाचार के और नैतिकता और अनैतिकता के जो नए स्तर कायम हो रहे हैं, उसे तो देखकर लज्जा आती है, क्योंकि जब सत्ता सर चढ़कर बोलती है, तो नैतिकता सबसे पहले वो घर छोड़कर चली जाती है। आत्मा वो घर छोड़कर चली जाती है, क्योंकि मृत्यु लोक में तो हैं, लेकिन जिनकी मृत्यु हो चुकी है, जो अनैतिक हैं, जिनका सच्चाई से कोई वास्ता नहीं है, जिनके अंदर हिम्मत नहीं है, साहस नहीं है, वो क्या करेंगे भला? ये तो झुककर अपने कर्णधारों के पीछे हाथ बाँध कर चलते हैं, जैसे कि उनके पर्सनल सर्वेंट होते हैं। इनके अंदर आवाज़ नहीं होती है कि ये बड़े-बड़े भवनों में, जो कि विधान भवन होते हैं, संसद भवन होते हैं, जो लोगों के रिप्रेजेंटेटिव के सेंटर्स होते हैं, वहाँ उठकर सवाल पूछ सके। ये राजदूत हैं लोगों के, जो लोगों के सवाल नहीं पूछते। ये राजदूत हैं, जब किसी प्रोग्राम के अंदर जाते हैं और सामने एक व्यक्ति नाना पाटेकर जैसा आता है जो सवाल पूछता है उनसे, तो इनके पास जवाब नहीं होते हैं। फिर वो कहते हैं कि भ्रष्टाचार तो समाज के अंदर फैली बुराई है, सिर्फ राजनीतिक ही भ्रष्ट नहीं है। जब तक समाज के अंदर ये भ्रष्टता खत्म नहीं होगी, तो ये खत्म नहीं हो सकता। दरअसल ये वो लोग हमको भाषण दे रहे हैं जिनके कर्णधार कहते हैं कि देश से भ्रष्टाचार मैं समाप्त कर दूंगा, पूरा का पूरा समाप्त कर दूंगा। लेकिन जो देश पूरी काली स्याही में लिपटा हुआ हो, जो अपने जमीर को बेच चुके हों, जो कर्णधार, जिन्हें गरीबी नजर नहीं आती है, जिन्हें ग्लोबल हंगर इंडेक्स के अंदर कमियां नजर आती हों, वो लोग हमारा क्या भला करेंगे? जो लोगों को मरने के लिए छोड़ देते हैं और फिर उनके क्या कहते हैं, गरीब, दीनहीन, असहाय बना के 5 किलो अनाज में जिनकी आत्मा को छीन लेते हैं, या फिर ईडी, सीबीआई की रेड करके उनकी आत्मा को छीन लेते हैं, या फिर किसान निधि देकर किसान की आत्मा को मार देते हैं। ये देश का क्या भला करेंगे? और जो लोग बिक चुके हैं, वो भला नहीं कर सकते।
वो तो गुलाम हो गए। जो चुप हैं, वो भी गुलामों की तरह हैं, क्योंकि जो अन्याय को सहते हैं और नहीं कहते हैं, वो भी साथ में मारे जाते हैं। वो तो मारे जाएँगे जो आवाज़ उठाएँगे। चंद रोशनियाँ होंगी, चंद आवाज़ें होंगी, वो तो मारी ही जाएँगी, लेकिन इनके साथ वो जो चुप हैं और जो बिक चुके हैं, वो भी मारे जाएँगे। वो भी नहीं बच पाएँगे। लेकिन इतना कह सकते हैं कि जो सर उठाकर चल रहे हैं, जिन्होंने ज़मीर नहीं बेचा, कि जब वो मारे जाएँगे, उनके नाम इतिहास में ज़रूर आएँगे और जो बिक चुके हैं, जो चुप हैं, उनके नाम इतिहास में नहीं आएँगे क्योंकि उनकी मौत शायद एक कॉकरोच से भी बदतर होगी, जिनके अंदर ना आत्मा होती है, ना आत्मसम्मान होता है। दोस्तों सोचिएगा इस पर। 4 पीएम और न्यूज़ टाइम दिनेश के वोरा को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि बेहतरीन विश्लेषण आप तक पहुँच सके। धन्यवाद आप सबका।